जीवन के रंग चंबल चैनल के संग। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं कोटा के जाने माने संगीत गुरु पंडित महेश चंद्र शर्मा से बातचीत। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत प्रणाम का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जीवन के रंग चंबल चैनल के संग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं राम नारायण और कीजिए मेरा नमस्कार स्वीकार। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी महान शख्सियत से आपकी भेंट इस कार्यक्रम में कराने वाले हैं जिनका नाम सुनकर आप आनंद और गर्व की अनुभूति से भर जाएंगे। जी हाँ, कोटा शहर का और मैं तो ये कहता हूं कि पूरे हमारे राज्य का नाम जिन संगीत गुरु ने विश्व स्तर पर पहुंचाया है और जिनका नाम लेकर संगीत के शिष्य एक गर्व की अनुभूति करते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं, ऐसे संगीत के गुरु पंडित महेश चंद्र जी शर्मा हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम और बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बातचीत को शुरू करने के लिए मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह से बातचीत शुरू की जाए, लेकिन सबसे पहले हम बातचीत शुरू करेंगे बॉलीवुड में जिन गायकों ने और गायिकाओं ने आपके चरणों में बैठकर और आपका आशीर्वाद लिया संगीत के रूप में, वहां से बातचीत शुरू करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही आपका 85वां जन्मदिन निकला है और हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि श्रेया घोषाल आपको बधाइयां दे रही हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर वीडियो बधाइयों का बनाकर भेजा है। तो श्रेया घोषाल जिस तरह से आपके पास में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और आज वो जिस मुकाम पर हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले तो चंबल चैनल के श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और श्रेया घोषाल का जहाँ तक सवाल है जी, तो श्रेया बहुत जब छोटी थी तब रावत भाटा में उसके फादर जो है वो सर्विस में थे, तो वो रविवार के रविवार यहाँ सीखने आती थी मेरे पास जी। और उस वक्त तो ये अंदाजा नहीं था, हालांकि उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। अच्छा। नेचुरल उससे। कितने साल की आई थी आपके पास? प्राकृतिक लगभग मेरे ख्याल से 10 साल की आई होगी। अच्छा है ना। तो अब वो क्या है कि जब मैं म्यूजिक स्कूल में बैठा था एक दिन, ऑफिस में हेडमास्टर था मैं संगीत विद्यालय का जी, तो टीचर्स आए, कहने लगे साहब एक लड़की रावत भाटा से आ रही है, इतना बढ़िया गा रही है, आप सुनोगे तो चलिए आप सुनिए। अच्छा। तो वाकई गए तो उसने जो है हाय रे ये दिन क्यों ना जाए, ऐसे जो मेलोडियस गाने थे 2-4 और सुनाए तो वाकई ऐसे कोई रिकॉर्ड चल रहा हो। अरे वाह, ऐसा गाती थी वो। क्या बात, प्राकृतिक रूप से ही। तो फिर अच्छा टीचर्स, मास्टर लोग वगैरह और जो प्रोग्राम करते थे वो इस चक्कर में थे कि भाई ये हमारे ग्रुप में आ जाए। तो मैंने उसके पिताजी को ये कहा, मैंने कहा देखो भगवान ने तो अपना काम कर दिया कि इसको आवाज दे दी इतनी सुरीली, लेकिन मैं ऐसे बहुत से प्रतिभाओं को जानता हूँ जो ऐसी गाइडेंस के बिना, जो प्रॉपर प्रशिक्षण के बिना और उन साधना के बिना जी वो नष्ट हो गई है। तो इसलिए अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसको अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दिलवाएं। और बंगाली लोग हैं तो जानते हैं इस बात को कि भाई सही है, बंगाल में संगीत का क्लासिकल का जरूरी है। तो उसके बाद से वो मेरे पास आए जी और मुझसे फिर वो उन्होंने सीखना शुरू किया। अभी खास बात क्या है जी कि संगीत में सबसे प्रमुख चीज है गॉड गिफ्ट, यानी ईश्वरीय देन। अगरचे वो नहीं है तो हम लोग जो शिक्षक लोग हैं वो कितनी परिश्रम करें उसमें कुछ खास नहीं कर पाते। अच्छा, श्रेया घोषाल ने जैसा कि मैंने कहा कि आपके जन्मदिन पर एक संदेश भिजवाया है, तो हम चाहते हैं कि वो संदेश आपको और अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं। हाँ जी जी। गुरुजी प्रणाम, मैं श्रेया। आपके पास मैंने इतने महत्वपूर्ण मेरे जीवन के पल, मेरे साल गुजारे, आपसे सीखकर मैंने बहुत कुछ पाया और जिस
ट्रेजर को लेके मैं आगे बढ़ती गई और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड हैव अ वेरी लॉन्ग हेल्दी लाइफ, क्योंकि आप बहुत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसे शख्स हैं जो जस्ट मेरे लाइफ में नहीं पर हजारों स्टूडेंट्स के लाइफ में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं, म्यूजिक को आगे लेके जा रहे हैं, वो शिक्षा आप दे रहे हैं, जो आपने हमको सिखाया वही कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हर पल में काम आ रहा है। जो मेरी फिल्म करियर भी जो शुरू हुई बहुत बचपन से हुई, पर आज भी मैं आपसे सीखे हुए वो हर राग, हर बंदिशें याद रखती हूँ और उनको रियाज में रखती हूँ। सो महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मे यू हैव अ वेरी लॉन्ग हेल्दी लाइफ अहेड। तो ये उनकी शुभकामनाएं आपके 85वें जन्मदिन पर, बहुत ही भावुक करने वाली और बहुत ही आनंद देने वाली उनके स्वर में ये जन्मदिन की शुभकामनाएं हमने सुनवाई श्रोताओं को। और अब हम चाहते हैं यहाँ पर गुरुजी कि श्रेया का कोई प्यारा सा गाना जो आपको बहुत पसंद है वो यहाँ हम सुनवाएं श्रोताओं को। श्रेया का जो प्रारंभ का गाना है बैरी पिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाद में भी कई गाने हैं ऐसे, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंडित जी, आप बताइए कि आप कहाँ, कोटा शहर में ही पैदा हुए या आसपास गांव था कोई, कहाँ पैदा हुए और संगीत की रुचि कैसे आपको लगी शुरुआत में? ऐसा है कि मेरा जन्म तो कोटा में ही हुआ। जी जी जी, है ना, 85 साल पहले। हाँ बिल्कुल, है ना। तो और दिक्कत क्या हुई कि जब मैं 1.5 साल का था तो हमारे माता पिता कहते हैं कि साहब आंखों की कुछ ऐसी बीमारी फैली थी कोटा में, अच्छा। जिससे 100-150 बच्चों की आंखें खराब हो गई, क्योंकि उस वक्त दवाई वहीं बनती थी हॉस्पिटल में। अच्छा, तो उसमें कुछ गलत तत्व डल गया, जाने क्या हुआ कि उसमें मेरी भी आंखें चपेट में आ गई। अच्छा, और मुझे फिर बाद में इंदौर ले गए तुरंत, और इंदौर में ऑपरेशन वगैरह करके आगे उन्होंने इतनी सी रोशनी रखी, एक आंख तो बिल्कुल खराब हो गई थी। एक आंख में इतनी सी रोशनी थी कि 1 मीटर फिंगर काउंटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी से मुझे काम चलाना था। तो ये कितने वर्ष के थे आप जब की बात है? 1.5 साल का। 1.5 साल के बच्चे थे आप? हो। तो इसके बाद जो है उसी से मैंने पढ़ाई की। मैं बिल्कुल आंख के पास ऐसे किताब लगा के और पढ़ता था। लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत साहित्य पढ़ा, प्रेमचंद जी और रविन्द्रनाथ टैगोर और इनके दुनिया भर के विदेशियों के जो है, ये शेक्सपियर और मैकबेथ और फलार, सब दुनिया भर क्या के। वाह। और ये है कि पढ़ाई में मैंने सिर्फ हायर सेकेंडरी पास किया। उसके बाद फर्स्ट ईयर करके मेरा मन ऐसा उठा, क्योंकि म्यूजिक में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। अच्छा अच्छा अच्छा। संगीत में। और डॉक्टरों ने भी ये कहा था कि साहब इसको आप ऐसा काम दिलाएंगे जिसमें इसकी आई साइट की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़े। अच्छा अच्छा, वाह वाह। तो संगीत नेचुरली भी था थोड़ा दिमाग में। और फिर हमने यहाँ आईदान राज शास्त्री करके एक थे पुराने कलाकार जी, उनसे सीखना शुरू किया। फिर उनके बड़े भाई जय किशन राव जी से सीखा। और बहुत कुछ अपनी रेडियो, किताबें वगैरह इनसे सुन के और इनसे करके। और हमने फिर उस वक्त संगीत अलंकार परीक्षा, जो यहाँ की सर्वोच्च परीक्षा होती थी, अच्छा अच्छा, गांधी महाविद्यालय की, अच्छा, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह में तो एमए वगैरह था ही नहीं कुछ भी, तो वो सर्वोच्च परीक्षा मानी जाती थी जी। वो हमने पास की और संगीत विद्यालय में शिक्षण लग गए 23 साल की उम्र में। और जैसा कि आपने कहा कि 23 साल में आप जो है संगीत शिक्षण में आ गए, उस समय कोटा में शास्त्रीय संगीत का किस तरह का वातावरण था और आप लोग रेडियो पर क्या सुनना पसंद करते थे? क्या क्या चीजें थी जो, और उस समय के कौन गायक थे जो आपको प्रभावित करते थे? ऐसा है कि उस समय हमारे एक तो जागरण बहुत हुआ करते थे क्लासिकल के, पूरी रात। अच्छा अच्छा अच्छा। छोटी समाज में होता, महादेव जी के ये
रामपुरा में जो मंदिर है यहाँ होता, और फिर लोगों के घरों पे भी होते थे। अच्छा। किसी का पूर्णिमा पे तय था, किसी का एकादशी पे तय था। तो उसमें सारी रात जो है हम लोग अपना जो रियाज करके जाते थे उसके प्रदर्शन का मौका मिलता था। अच्छा। और उसमें सभी कलाकार लोग गाया करते थे बड़े शौक से। और रेडियो का जहाँ तक सवाल है जी, तो रेडियो में नेशनल प्रोग्राम आया करता था संगीत का अखिल भारतीय उसको हम बड़े चाव से सुनते थे, उसकी ध्यान रखते थे, और आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का इंतजार करते थे। और शुरू में तो क्या था कि हमारे पास खुद का रेडियो भी नहीं था। जी जी जी। तो हम कहते यार आज का कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम तेरे घर पे सुनेंगे भैया। तो कोई मना कर देता, कोई यस करता, तो बड़ी मुश्किल से है ना। तो और उस वक्त के जो कलाकार थे जी, उनमें सबसे अधिक प्रभावित हमें किया बड़े गुलाम अली खां और अमीर खां साहब, भीमसेन जोशी, और बाद में पंडित जसराज, राजन साजन मिश्रा वगैरह बहुत सारे लोग। लेकिन शुरू में सबसे ज्यादा बड़े गुलाम अली खां का उस वक्त बहुत बोलबाला था, और वो हमसे सबसे ज्यादा प्रभावित। अच्छा, आपने कभी बड़े गुलाम अली खां साहब को या इनमें से जो बड़े कलाकार थे उनको आपने आमने सामने बैठकर सुना है कहीं पर, किसी कलाकार को? ऐसा है कि बहुत सारे कलाकारों को तो इनके मैंने हारमोनियम की संगत की है इनके साथ। अरे वाह, क्या जैसे जसराज जी के साथ, राजन साजन के साथ 2 बार, श्रीमती गिरजा देवी के साथ, है ना, राशिद खां के साथ, उस्ताद राशिद खां साहब जब यहाँ संगीत का चलाते थे हम, तो यहाँ प्रोग्राम कराते थे उनका, तो उसमें हारमोनियम प्ले में ही करता था। अच्छा। दूसरे क्या है, गांधर महाविद्यालय का जो सम्मेलन होता था अखिल भारतीय, क्योंकि गांधर महाविद्यालय का मैं आजीवन सदस्य हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसमें हम लोग जाते थे, तो उसमें लगभग हिंदुस्तान के सभी कलाकार सुनने को मिल गए हमको सामने बैठ के। सिर्फ ये जरूर है कि हैदराबाद में जब एक सम्मेलन था जी, तब बड़े गुलाम अली खां को भी उसमें बुलाया गया था गाने के लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन वो हैदराबाद के निजाम के यहाँ ठहरे हुए थे, और उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो फिर उनके लड़के मुनव्वर अली खां ने गाना किया। अच्छा। तो बड़े गुलाम अली खां को सामने बैठ के हम नहीं सुन पाए। बाकी तो लगभग सब हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकारों को सामने बैठ के। अच्छा, आपने कहा उस्ताद राशिद खां साहब के साथ में भी आपने संगत की है, और उस्ताद राशिद खां का अभी कुछ दिनों पहले ही उनका देहावसान हो गया है, तो उनकी गायकी के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने फिर बाद में फिल्मों में भी गाया उन्होंने, और बड़ा प्रसिद्ध हुआ जब भी मेट का एक गाना है, आओगे जब तुम साजना, बहुत सुंदर है। जी जी। तो उनकी गायकी के बारे में, उनके सुरीलेपन के बारे में, उनको इस राशिद खां जो है अभी के युवा कलाकारों में जो बाद के थे उनमें सर्वोच्च गायक थे, मतलब वाह। और उनकी गायकी में सब चीजों का प्रादुर्भाव आपको नजर आएगा। क्या आलापचारी, क्या तान की तैयारी जी, क्या सरगम बोलने में निपुणता, और आवाज उनकी बहुत सुंदर, मधुर, तीनों सप्तकों में बराबर जाने वाली ऐसी थी। तो राशिद खां के जाने से शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो पंडित जी, अब हमें ये बताइए कि बहुत सारे पुरस्कार आपको अपने जीवन में मिलते रहते हैं और लोग सम्मानित करते रहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख उपलब्धियां आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे जो आपके हिस्से में आई हैं और उसकी वजह से हम सब गौरवान्वित हुए हैं? ऐसा है साहब कि चूंकि मैं आंखों से थोड़ा लाचार था जी, इसलिए प्रदर्शन के लिए कहीं बाहर जाने का वो नहीं उठता था, वो असुविधाजनक रहता था आपके तो लिए। इसलिए मैंने अपने आप को प्रदर्शन के बजाय शिक्षण में खपाया जी, और इसी को अपना मुख्य ध्येय बनाया। तो इससे ये हुआ कि न केवल सारे हिंदुस्तान में मेरे शिष्य फैले हुए हैं जी, बल्कि अब्रॉड में भी, बाहर अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह सब जगह कोई न कोई शिष्य हमारा मौजूद है। क्या बात है। तो एक तो यही हमारा धन है, ये बड़ी उपलब्धि हमारी है जी जी जी, कि हमारे शिष्य ऐसा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि जहाँ तक पुरस्कारों का सवाल है जी,
सबसे पहले जब मैं संगीत टीचर था तभी मुझे जिला स्तरीय अच्छे श्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार मिला। वाह वाह। उसके बाद फिर झड़ी लग गई पुरस्कारों की, यानी मेरे पास आप ये समझ लिए कि साल में 4, 5, 6 शॉल, 8 साल शॉल और मोमेंटो आ ही जाते थे। लेकिन इनमें जो प्रमुख नाम लेने लायक है वो है संगीत नाटक एकेडमी की ओर से संगीत पुरोधा का सम्मान, और संगीत के राष्ट्रीय संगीत संकल्प राष्ट्रीय के तरफ से बम्बई के थाने में संगीत ऋषि सम्मान, और राजस्थान पत्रिका के 50 वर्ष पे मुझे सम्मानित किया गया। अच्छा। और इसके अलावा अभी सर्जन संस्थान है, तो उसमें तो आप भी थे शायद। जी है ना। उसने एक्सीलेंस अवार्ड दिया और 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया। और उससे पहले मोहम्मद रफी के पुत्र यहाँ आए थे एक संस्था में, तो उन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीव अवार्ड दिया। और राव माधो सिंह ट्रस्ट से दरबार जो स्वर्गीय ब्रजराज सिंह जी हैं, उन्होंने शॉल वगैरह उड़ा के सम्मानित किया। और कोटा के दशहरा मेला में नागरिक सम्मान मेला किया गया। बहुत सुंदर। ऐसा बहुत सारी इनमें से कुछ ही मुझे याद है। जी। तो देखिए, आपकी उपलब्धियां और आपका योगदान इतना बड़ा है कि हर सम्मान मुझे लगता है वो छोटा है आपके सामने। आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी से जो संगीत में रुचि लेती है, जो सीखना चाहते हैं? संगीत एक कैसी सतत प्रक्रिया है, इसमें रियाज का और धैर्य का क्या महत्व है सर? देखिए, ये जो रियलिटी शो वगैरह के हम प्रोग्राम कभी कभी देखते हैं, कान में पड़ जाता है, तो ये तो बात पता है कि लोगों में, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में बहुत अच्छा टैलेंट है जी। पर वो बात वही है कि जैसे श्रेया घोषाल सीखी नहीं, जिससे पहले ही ऐसा गाती थी, अगर वो उसी को पूरा मान लेती और क्लासिकल की ओर नहीं आती, हमारे पास नहीं आती, तो निश्चित रूप से वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी, क्योंकि बेस तो क्लासिकल से ही बनता है आदमी। जी। तो ये रियलिटी शो वगैरह में भी जब मैं देखता हूँ तो बहुत बच्चों में टैलेंट तो नजर आता है, लेकिन वो क्या है कि वो नकल का ही टैलेंट है। जैसे एक रिकॉर्ड को आपने 100 बार सुन लिया और उसकी हर एक हरकत की आपने वो कर ली, लेकिन वो तो आपने कर लिया, आपका टैलेंट है, सही बात है। लेकिन आपका ओरिजिनल कुछ इसमें क्रिएटिविटी क्या है? जी। आपकी अपनी उपज, अपनी सूझ, वो क्या है, उसका अभाव है, और उसके बिना एक अच्छा आर्टिस्ट बनने की संभावना नहीं हो सकती। अच्छा सर, अब ये बताइए कि कुछ, जैसे श्रेया का तो आपने जिक्र किया, कुछ और भी आप गायकों ने, यानी जैसे क्षितिज का हम नाम सुनते हैं, और क्षितिज तारे के पिताजी ने भी आपका एक प्रसंग मुझे सुनाया था बातचीत में। ये निश्चित नहीं था कि आप उसे सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, तो क्या बातचीत रही थी, कुछ सुनाएं आप, किस तरह क्षितिज को आपने सिखाया, फिर किस तरह? ऐसा है, उन्होंने, तारे साहब ने ये सुन रखा था कि छोटे बच्चों को मैं नहीं लेता। और क्षितिज तो काफी छोटा मेरे पास आया था और काफी समय तक सीखा। यानी हमारी मिसेस तो मजाक में कहती थी कि ये बच्चा तबले के बराबर आया था और तानपुरे के बराबर होके जा रहा है। तो उन्होंने ये सुन रखा था, तो वो बड़े झिझक से मेरे पास आए और कहने लगे साहब मैं सिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी अभी तो कुछ छोटा है, कि नहीं आप एक बार सुनो इसको। तो उसने जाने कहाँ गए वो दिन मुकेश जी का गाना वो सुनाया। अच्छा। तो मुझे लगा कि लड़के में है। मैंने कहा ठीक है साहब, करेंगे इसको। तो उसको फिर सिखाना शुरू किया और क्षितिज तो आज बहुत अच्छे मुकाम पे है। बम्बई में उसका अपना स्टूडियो है। क्या बात। और बाकायदा वहाँ उसका अच्छा काम चल रहा है और उससे और भी बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। कुछ फिल्मों में भी उसने गाया है। जी है ना। गुरुजी, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि क्षितिज तारे ने मुंबई से
इस कार्यक्रम के लिए खासतौर से आपके प्रति जो उनके मन में आदर भाव है उसको अभिव्यक्त करने के लिए मुंबई से बहुत ही व्यस्त समय में जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि गुरुजी ने आपको एक कार्यक्रम में याद किया है, तो उन्होंने सारा परफॉर्मेंस छोड़ के और ये संदेश रिकॉर्ड करके आपके लिए भिजवाया है। मैं चाहता हूँ कि सभी श्रोता और आप भी इस संदेश को सुने कि क्षितिज तारे के मन में पंडित महेश चंद्र जी शर्मा के लिए क्या आदर भाव है, कितना समर्पण है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं क्षितिज तारे और पंडित महेश चंद्र शर्मा जी का स्टूडेंट हूँ। उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। मैं जब छोटा सा बच्चा था 4-5 साल का, तब से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया और आज मैं जो भी काम कर पा रहा हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सा कैसे लगाना है से लेकर स्टेज पर परफॉर्म कैसे करना है वो सब उनसे ही सीखने को मिला है मुझे। करीब 15 वर्षों तक सतत उनसे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ना केवल म्यूजिक के अलावा भी जीवन जीने के कई सारे मंत्र उनसे मिले हैं। मैं ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूँ ताकि मेरे जैसे और कई शिष्य उनसे सीखें और उनसे बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त कर पाएं। बस इतना ही कहूँगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज, आपने अपने बहुत ही बिजी समय में से समय निकालकर और गुरुजी के लिए ये संदेश भेजा। तो श्रोताओं, ये बहुत ही रोचक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, जिसमें हम कोटा के संगीत गुरु पंडित महेश चंद्र शर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं और वे अपने शिष्यों की उपलब्धियों के बारे में और उनकी सफलताओं के बारे में बताते हुए हमेशा प्रसन्न होते हैं। कुछ और भी शिष्य हैं जिनके बारे में आप कहना चाहें, जिन्होंने हालांकि बॉलीवुड तक वो नहीं गए हैं, फिर भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत को बहुत गहराई से सीखा और उनका शास्त्रीय संगीत की परफॉर्मेंस पर आपको गर्व होता होगा। ऐसे कुछ नाम अगर बताना चाहें सर। हाँ जी जी, ऐसा है कि क्षितिज तारे के अलावा जी उसके साथ ही आदर्श सक्सेना भी हमारे पास सीखता था। वाह वाह। और वो 10-11 साल तक हमारे पास सीखा। और सीखने के बाद फिर उसका सारे गामा चलता था उस वक्त। जी जी जी। तो उसमें वो फर्स्ट आया। और फिर बाद में उसको अमेरिका से, जब ये एक प्रोग्राम उसका अमेरिका से भी हुआ था, अच्छा, तो वहां भी उसको बुलाया उन्होंने। तो मतलब काफी अच्छा उसका फिल्म के उसमें था। लेकिन उसने फिर बाद में क्या हुआ कि IIT का एग्जाम देके IIT के लिए प्रवेश प्राप्त कर लिया जी। लेकिन था तो संगीत का कीड़ा दिमाग में। तो 2 साल धनबाद में IIT करके और उसने छोड़ दिया जी कि मैं तो संगीत में ही रहूंगा। अच्छा। तो लोगों ने बहुत उसको बुरा भला कहा, कह रहे थे ने क्या करा यार, लोग तो IIT के लिए तरसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तेने एडमिशन, खैर पर उसको फायदा मिला। फिर संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ता से, जहाँ उस्ताद लोग रखे हुए उन्होंने, और वो अच्छे अच्छे शिष्यों को छांट के हिंदुस्तान में से और कलाकार बनाते हैं जी। तो वहाँ उसको एक स्कॉलरशिप मिली। 10 साल तक रहना खाना सीखना सब फ्री। वाह। तो उसके बाद वो फिर वहाँ सीखा और बहुत अच्छा क्लासिकल गाता है। लेकिन गाता बहुत अच्छा है और अभी दून पब्लिक स्कूल में म्यूजिक टीचर है। वाह 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 जी। और भी देखिए सदाशिव गौतम है, अच्छा क्लासिकल गाता है। वो उदयपुर के सेंट्रल स्कूल में टीचर है जी। निर्देश गौतम बहुत अच्छा गाती हैं। बहुत सारे इस पे आपको उसके मिल जाएंगे यूट्यूब पे, निर्देश गौतम के। तो वो भी अच्छी है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, कई का तो मैं भूल। अच्छा, एक हाड़ा साहब, हाँ, जसवंत सिंह हाड़ा साहब, तो मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में है कि वो भी आपके शिष्य रहे। जसवंत तो संगीत स्कूल में आता था सीखने। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर मुझसे उसने शिक्षा ग्रहण की। वो भी अपने जमाने में बहुत अच्छा गाता था। वाह वाह वाह। और बहुत प्रोग्राम होते थे उसके दशहरे में। तो उनका लड़का भी शैल हाड़ा, वो भी कुछ पिक्चरों में काम मिला है उसको। और कोटा के लिए फक्र का विषय है कि ये लोग कोटा का। ऐसे एक यहाँ से विकास भारद्वाज सितार बजाता है, सितार वादक, वो भी कोटा का अच्छा नाम कर रहा है। जी जी।
कोटा को हालांकि एक मध्यम दर्जे का शहर माना जाता है, लेकिन संगीत में जिस तरह से दस्तक दी है बॉलीवुड में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उसके पीछे निश्चित रूप से आप लोगों की जो नींव तैयार की है उसका तो योगदान है ही। और क्या कहना चाहते हैं आप कोटा के संगीत प्रेम के बारे में और यहाँ के संगीत के वातावरण के बारे में? देखिए, जैसे मैंने पहले ही जी शायद कहा कि अभी क्या है कि लोगों को बहुत जल्दबाजी है और ये जो पढ़ाई जी और कोचिंग का जो बोझ है वो इतना ज्यादा बच्चों पे हो गया है कि हम कहते हैं बच्चों से कि भाई अभ्यास करो जी। बच्चा कहता है साहब सवेरे 8 से 2-2:30 तक तो मैं स्कूल में जाता हूँ और वहाँ के बाद फिर कोचिंग में जाता हूँ और फिर रात के 8 बजे आता हूँ जी, तो अब कब अभ्यास करूँ? तो मैंने कहा अभी इसका तो मैं क्या इलाज बता सकता हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि पहले जैसे ये शिष्य हमारे हो चुके हैं ना जी, जिन्होंने पूरा मन तन मन धन लगा के और संगीत को किया, वैसे शिष्य अब कम है, ज्यादा नहीं है जी। एक आध दो बच्चे अभी अच्छा गा रहे हैं तो हो सकता है वो आगे जाके अच्छा काम करेंगे। बाकी अब ये देखिए कि संगीत के शिक्षण के अलावा जी इसमें सब 4 बातें प्रमुख हैं। अच्छा, 4 बातें क्या प्रमुख हैं? सबसे पहले तो गॉड गिफ्ट यानी कि जी, ईश्वरीय देन, ठीक बात, वो सबसे प्रमुख चीज है। दूसरे क्या है कि संगीत की अच्छी शिक्षा, कायदे की शिक्षा। ये बड़ा एक दिक्कत की बात है कि संगीत में कायदे की शिक्षण देने वाले लोग आपको जगह जगह तो मिल जाएंगे लोग, लेकिन अब वो खुद ही अभी प्रशिक्षण प्राप्त करने लायक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही लेकिन ऐसे ही है। तो ये खोज पाना बड़ा मुश्किल है कि साहब वाकई में कौन अच्छा काम करेगा, क्योंकि अच्छा प्रशिक्षण, उसके बाद फिर जो है अपनी खुद की मेहनत लगातार, जी, तपस्या, रियाज, और फिर सबसे बाद वातावरण। अगर वातावरण आपको नहीं मिला जी, तो कई ऐसे कलाकार हैं जो अच्छा काम करते हैं लेकिन नहीं आ पाए उस लेवल पे जितना आना चाहिए था। तो ये 4 चीजें जब मिलती हैं तब जाके आदमी उन्नति कर पाता है। अच्छा पंडित जी, फिल्म संगीत में हमारे जो भारतीय हिंदी फिल्म संगीत खास तौर से, हम जब से पैदा होते हैं तब से हमारे जीवन को कहीं ना कहीं छूता हुआ चलता है। एक आम आदमी के जीवन में संगीत का बड़ा महत्व है। तो आपको लगता है कि रेडियो ने, खासतौर से आकाशवाणी ने, भारत में रेडियो का मतलब आकाशवाणी है ना, तो क्या इस रेडियो के प्रसारण ने हमारे देश को सुरीला बनाया है? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी पहले निवेदन किया था जी कि हमने तो रेडियो से प्रोग्राम सुन के और विभिन्न कलाकारों को के गायन, क्योंकि हमारे पास तो उस वक्त टेप रिकॉर्डर भी नहीं हुआ करते थे, रिकॉर्डिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और किताबें वगैरह भी इतनी उपलब्ध नहीं थी। उस्ताद लोग भी सिखाने में थोड़े से ऐसे हुआ करते थे, मुश्किल से इल्म देते वाले। तो उसमें रेडियो का बहुत हमारे जीवन में महत्व रहा जी। और रेडियो ने ये देखिए कि लोगों को बहुत सुर के बारे में, सुर की समझ के बारे में बहुत जागरूक किया। और अभी जैसे अभी भी क्या है, रेडियो पे जो कार्यक्रम चलते हैं जी, पुराने लोग और जो खास तौर से सुर ताल में अच्छे समझने वाले लोग हैं वो तो रेडियो को सुनना पसंद करते हैं। और जहाँ तक संगीत के महत्व या उपादेयता का प्रश्न है जी, तो इस संबंध में मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर कहता हूं कि देखो भाई, आदमी में और सामान्य पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि बाकी सब क्रियाएं तो वो भी वैसे ही करते हैं जैसे अपन करते हैं, लेकिन कल्चर, संस्कृति एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के हिस्से में आई है जी। और संस्कृति में भी ललित कला, और ललित कला में भी संगीत का स्थान सर्वोपरि है। वाह 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 वाह। इसलिए संगीत से भले ही आप
बड़े कलाकार नहीं बने, लेकिन आप अगर अच्छे श्रोता बन गए और अच्छा संगीत सुनने के आपको ललक हो गई जी, तो मैं समझता हूँ आपका जीवन सफल है। वाह 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 वाह। अच्छा, हमारे यहाँ पर कोचिंग का एक शहर हमें माना जाता है, कोटा शहर को, और यहाँ पर करियर के कुछ ऑप्शंस बताए जाते हैं। आप हमारे जो सुनने वाले पेरेंट्स हैं, माँ बाप जो हैं, उनसे खासतौर से क्या कहना चाहेंगे कि जिनको संगीत में रुचि है, जिन बच्चों की संगीत में रुचि है, उन्हें भी आप ऐसे तकनीकी विषयों में उनका करियर बनाने के लिए उन्हें फोर्स करते हो, ऐसे माँ बाप से आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, इसका ज्वलंत उदाहरण तो आए दिन होने वाली आत्महत्याएं हैं। क्योंकि बच्चों को आप जबरदस्ती जी वो बनाना चाह रहे हैं जो वो बनना नहीं चाहता या बन नहीं सकता, है ना? जी जी जी। और हम इस मामले में थोड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स जी, कि उसकी अभिरुचि को या कहाँ वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है वो नहीं देखते, और केवल ये देखते हैं कि भाई जैसे भी हो डॉक्टर बन जाए, IITN बन जाए, और ये तो वो सबके बस में होता नहीं है। देखिए आप जी, जैसे आदर्श सक्सेना का मैंने उदाहरण दिया कि वो IIT के बाद भी छोड़ के आ गया, और अभी वो संतुष्ट है, उससे मिले तो उसको कोई अफसोस नहीं है जी। तो ये संतोष जीवन का बड़े भारी उपलब्धि है। सो आप देखिए कि संगीत से अगर बच्चा आपका संगीत में रुचि रखता है जी, तो बेटर है कि आप उसको विधिवत संगीत की शिक्षा दिलाएं और उसको संगीत में आगे बढ़ाएं। संगीत में भी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है व्यावसायिक सुविधाएं, लेकिन फिर भी ये है कि रेडियो है, टेलीविजन है, आपके संगीत शिक्षक के पद है, और खुद नहीं तो आप अपना ऑर्केस्ट्रा बना सकते हैं। आप अपने बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे संगीत से उनके अच्छी इनकम हो रही है, तो ऐसा कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप देखें अगर प्रसाद जी को दुकान पे ही बिठाए रखते जयशंकर प्रसाद को तो उनका इतना नाम नहीं होता वो, लेकिन वो कविता में जब आए तो उनकी नेचुरल रुचि थी, तो वो रोकड़ भाई के बिलों के पीछे भी कविताएं लिख दिया करते थे। क्या बात है। तो उस चक्कर में वो फिर नाम हुआ उनका। तो जहाँ आदमी की अभिरुचि होती है जी, आप देखेंगे ये कई लोगों का हम पढ़ते हैं, जगजीत सिंह का कि साहब एक दिन एक साइड का किराया लेके मैं बम्बई में आ गया था। बम्बई में फिर मैंने ऐसे किया, बड़े किसी के यहाँ सोता था और किसी के यहाँ खा लेता था, जैसे बड़े स्ट्रगल से मैंने वो किया जी। तो इतनी उसकी लगन तो थी ना, मतलब कि वो बिल्कुल बिल्कुल। सो दूसरी बात क्या है जी कि इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा खास तौर से यहाँ कि कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं साहब आपने श्रेया घोषाल को बनाया है, हम भी म्यूजिक को ही एडॉप्ट करना चाहते हैं। अच्छा, मैं उनको कहता हूँ भैया ये मेरे बस का ही रोग होता ना खाली, तो अब तक 10-20 श्रेया घोषाल बना के खड़ी कर देता मैं, और सबसे पहले तो मेरे परिवार वालों में से ही किसी को बनाता। तो ये इसके लिए सबसे पहले भगवान की वरदान होना जरूरी है। आप किसी उसने जौहरी ने किसी हीरे को बहुत अच्छा तराशा, तो ये तो उसका कमाल है, लेकिन आप पत्थर ले जाके उसे दे दो जी और ये कहो कि साहब इसको तराश के तुम हीरा बनाओ, तो वो कैसा ही जौहरी हो उसके लिए संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नए जो बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं और जिनमें नैसर्गिक प्रतिभा है, उन्हें रियाज के बारे में ज़रूर बताएं, किस तरह से वो रियाज करें और किस तरह से उनकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली हो सकती है, सही नोट्स वो पकड़ सकते हैं, इसका सूत्र किस तरह से आप बताना चाहेंगे उन्हें? ऐसा है कि मेरे पास जो विद्यार्थी आते हैं, हाँ, उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई देखो, तुम अगर केवल क्लास पे डिपेंड रहोगे, मुनस्सर रहोगे जी, तो तुम्हारा ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गुरुजी का 1 घंटा और शिष्य के 24 घंटे या 24 दिन
बराबर हो जाते हैं। जी, हमने तुम्हें कह दिया कि भाई इस तान को इस लेवल पे करना है तुम्हें, अब तुम्हें हो सकता है 2 महीने लग जाए उसको उस लेवल पे लाने में। इसमें क्या है कि गुरुजी जो कहें उसको आप सिंसियरली सुने जी, और पूरे मन से फिर उसमें अभ्यास करें और पूरी लगन से उसके साथ लगे रहें, तो निश्चित रूप से किसी दिन आपको उपलब्धि मिलेगी। अब रहा सवाल आवाज सुरीली का, जी, तो आवाज में यह है कि आप जो नेचुरल वॉइस से गा लेते हैं जी, उसी से संतुष्ट मत होइए, उसको आपको और बढ़ाना है, तानपुरा लेके बैठना है आपको, तानपुरे के साथ स्वर मिलाना है जी, तो आपको जो स्वर की वास्तविक स्थितियां हैं वो आपको पता लगेंगी और आपके आवाज में आपको जैसे खरज का नीचे के स्वरों का अभ्यास करना है तो आपके आवाज में गंभीरता आएगी। आपको सपाट तान का लोगों ने 5-5 हजार बार एक सपाट तान का अभ्यास किया है रोज, 1000 बार तो हमने भी किया है हमारे गुरु जी के उसमें। एक माला होती थी जिस माला का एक तान लेते और एक मुंगिया फेरते हम। अच्छा। तो ऐसे 108 मालाएं फेरते हम। तब कहते गुरुजी हो गया कि हाँ साहब, फिर वो कोई सबक देते। अच्छा, तो इस तरह से इसमें क्या है, एक चीज के पीछे लगना पड़ता है पागलों की तरह। जैसे आप सा लगा रहे हैं जी, तो 10, 20, 50, 100 बार केवल सा ही लगाइए, आगे मत पड़िए। जब आपका सा बिल्कुल स्थिर हो जाए तब फिर आप दूसरे स्वरों पे जाइए। तो ये धैर्य होना चाहिए। और ये तो नेचुरली क्या है कि रेंज भी बढ़ जाती है। जी, 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 जितनी आपकी नेचुरल आवाज है उससे आपकी रेंज भी ऊपर नीचे ज्यादा जाने लग जाएगी, डेप्थ भी बढ़ जाएगी, सुरीलापन भी बढ़ जाएगा। वाह वाह वाह, और सब चीजें बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज आपने बताया कि तानपुरा के साथ में अभ्यास करें। तो एक हारमोनियम हमारे यहाँ परंपरागत रूप से अभ्यास का एक जो है वाद्य यंत्र है, तो आप किसको प्राथमिकता देना चाहेंगे? अपने शिष्यों को तानपुरा से अभ्यास करने का सलाह देंगे या फिर हारमोनियम पर? देखिए, इसमें एक टेक्निकल बात है। अच्छा। जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। हारमोनियम में क्या है, हारमोनियम, पियानो, ये जितने वेस्टर्न साज हैं जी, तार के अलावा, जैसे वायलिन वगैरह के अलावा जिनमें पर्दे होते हैं, उनको क्या है कि इक्वली टेम्पर्ड स्केल से ट्यून किया जाता है। अच्छा। मतलब हर एक सुर की दूरी बराबर बराबर की जाती है और किसी भी स्वर को सा मान के आप बजाओगे तो वो बज जाएगा। जी जी, बिल्कुल। लेकिन भारतीय संगीत में जो है वो श्रुतियों की कल्पना की गई है। यानी एक राग में, भैरव में अगर कोमल रे थोड़ा सा ऊंचा लगेगा एक श्रुति, तो पूर्या धनाश्री में वही रे थोड़ा सा नीचे लगेगा। कोमल तो होगा लेकिन हारमोनियम में तो एक जगह ट्यून्ड है वो, आपको उसका वो नहीं बता सकते। ये चीज आपको तानपुरा ही बताएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। या तार के साज बचाएंगे, ये बहुत ही बारीक और सारंगी और ये बता सकते हैं। इसलिए तार वाद्य के ऊपर अभ्यास के लिए ज्यादा आप लोग प्रेफर करते हैं। अच्छा पंडित जी, अब आपका ये जो संगीत का जो सफ़र रहा उसमें परिवार के लोगों का निश्चित रूप से, आपकी जो धर्मपत्नी है, माता जी हैं, उनका किस तरह से योगदान रहा? आप खुलकर बताइए इस बारे में। ऐसा है, खुल के ही बता रहा हूँ कि हमारी मिसेज को इस बात के कतई वो नहीं है, मतलब ये कि उनको म्यूजिक में कुछ भी नहीं समझ आता। अच्छा। बहुत आसानी से, बड़े आराम से स्वीकार करती है, मैं तो कुछ भी नहीं समझ। लेकिन ये उनका कुछ नहीं समझना मेरे लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ है। अच्छा। दूसरी बात क्या है कि मैं थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी चलाने में अक्षम था, तो उन्होंने खुद पहले लूना चलाई, फिर स्कूटर चलाया, फिर कार चलाई। अरे वाह। अभी भी मेरे को सवेरे कार से घुमाने ले जाती है। क्या बात है, वाह। है ना। तो ये है कि परोक्ष रूप से उनका ये योगदान है कि जो काम पुरुषों को करने चाहिए थे, जी, जैसे मेरे बेटे की शादी के लिए
तजवीज करना, बहू देखना, या बेटी के लिए दामाद का सिलेक्शन करना, जी। वो खुद ही जाती है, खुद ही कर देती, खुद सब काम, बाजार से सौदा सुल्फ लाना और सब। तो इसलिए मैं अपना टाइम जो है वो संगीत में दे पाया। तो इसका यही है कि वो उनका ये आसानी से अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना मुझे बुरा नहीं लगता। हाँ, लेकिन उन्होंने आपके जीवन का दूसरा पहलू जो जिम्मेदारियों का था, पारिवारिक और सामाजिक, को उन्होंने संभाली, और ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान होता है। अच्छा, बच्चों के बारे में कुछ बताएं, उन्होंने आपके संगीत की प्रतिभा को और संगीत के शिक्षण को किस तरह से देखते हैं? बच्चों में शौक है बस। अच्छा। बाकी उन्होंने जैसे बेटा है मेरा, तो अच्छी गजलें वगैरह और ठुमरी वगैरह तक सुनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और टेस्ट उसका अच्छा है, लेकिन खुद नहीं गाता। और बहू हमारी अलबत्ता म्यूजिक में एमए है, और यहाँ अच्छा, गोल्ड मेडल लिया है उसने। वाह वाह वाह। कोटा यूनिवर्सिटी में एमए में। पोतिया हमारी, तो एक पोती मेरी डांस करती है। अच्छा अच्छा। अच्छा डांस करती है। वाह। और दूसरी अभी छोटी है, तो मेरे पास बैठती है, थोड़ा सा देखते हैं देखे क्या कर पाती है कि नहीं। बाकी इस बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ, जी जी जरूर। और वो ये कि मैं अपने शिष्यों को कहता हूँ कि देखो भाई, मेरे परिवार में कोई नहीं इस संगीत में आया ना, इसलिए मैं तुम्हें बहुत उदारता से सिखाता हूँ। जो बंदिशें छुपा छुपा के रखते थे उस्ताद लोग, और केवल अपने बेटे पोतों को, बांजो भतीजों को देते थे। अच्छा। वो भी मैं तुमसे मुक्तस्त से जितना तुमसे उठे ले जाओ। वाह वाह। है ना, क्योंकि मेरे घर का तो कोई ये बड़ी बात है। और तो इसलिए तुम ही मेरे परिवार हो। श्रोताओं, जीवन के रंग चंबल चैनल के संग कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान थे कोटा के जाने माने सुप्रसिद्ध संगीत गुरु पंडित महेश चंद्र शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज हमारी स्टूडियो में आए, और निश्चित रूप से हमने ऐसी बहुत सारी बातें आपके माध्यम से सुनी जो आपको जानते हैं, जो आपका नाम सुनते हैं, उन्होंने नहीं सुनी होगी। तो एक बार पुनः सबकी तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं भी आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उसने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया। तो अब इसके साथ ही आज के कार्यक्रम से हम अनुमति लेते हैं। श्रोताओं, पंडित जी को एक बार फिर से बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही आनंदमय सुखमय जीवन की शुभकामनाएं देते हुए आज के इस कार्यक्रम से अनुमति लेते हैं। नमस्कार। जीवन के रंग चंबल चैनल के संग आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे कोटा के जाने माने संगीत गुरु पंडित महेश चंद्र शर्मा। कार्यक्रम के संयोजक हरिओम मीणा, भेंटकर्ता, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रामनारायण मीणा। अब आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।